नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। तो मित्रों, हम लोग देख रहे थे सीटेट जुलाई 2024 के लिए एसएसटी। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें कक्षा 7 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसमें आज है अध्याय पहले का नाम है समानता। तो मित्रों, सीटेट में यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, शैक्षिक हों और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सभी समान माने जाएंगे। तो मित्रों, जो भारतीय संविधान है वो सभी व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ यह है कि देश के व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, या किसी भी जात से संबंधित हो, या किसी भी धर्म को मानने वाले हों, या शैक्षिक हों और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, तो वे सभी समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते हैं असमानता समाप्त हो गई है। यह समाप्त नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। लेकिन मित्रों, हमारे समाज में असमानता समाप्त नहीं हुई है। यह अभी भी हमारे समाज में दिखाई देता है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों की समानता के लिए सिद्धांत को माना गया है। अब देखते हैं भारतीय संविधान में उल्लेखित जो समानता है उसके बारे में। तो मित्रों, भारतीय संविधान में हमारे मूल अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है मित्रों कि कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर के घरेलू कामों में काम करने वाले एक नौकर तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। तो मित्रों, कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। इसका मतलब ये है मित्रों कि घरेलू कामों में जो काम करने वाला एक नौकर है, वहाँ से लेकर के हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है अर्थात राष्ट्रपति, वहाँ तक सभी को एक ही कानून का पालन करना होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जात, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो मित्रों, हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार में हमारा अनुच्छेद 15 में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर, उसके जाति के आधार पर, उसके वंश के आधार पर, उसके जन्म स्थान या उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, तालाबों, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। तो मित्रों देखिए, हमारे संविधान में उल्लेखित किया गया है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है। जैसे खेल के जो मैदान हैं, होटल हैं, दुकानें हैं, बाजार हैं आदि जो हैं, इन पे सभी व्यक्ति जा सकते हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं पर, तालाबों पर, सड़कों और नहाने के जो घाट हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं। अस्पृश्यता का अर्थात छुआछूत का अंत कर दिया गया है। तो मित्रों, हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 में यह उल्लेखित है कि अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत कर दिया गया है। अब देखते हैं कि शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकारों को दो तरह से लागू किया है। पहला है कानून के आधार पर और दूसरा है सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाज की मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्ष तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। तो मित्रों, कानून के साथ साथ सरकार उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार किया गया है, उनको जीवन को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम जिसका नाम है मध्याह्न भोजन व्यवस्था। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। वर्ष 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। तो मित्रों, जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था थी यह भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिए कि इसे 6 माह के अंदर अपने सभी स्कूलों में प्रारंभ करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। तो मित्रों, मध्याह्न भोजन की जो व्यवस्था है इसमें जो सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं
इनमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनको दोपहर का भोजन दिया जाता है। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए, जैसे दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। तो मित्रों, जो मध्याह्न भोजन स्टार्ट किया गया इसके सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दिए, क्योंकि दोपहर का भोजन मिलने के कारण जो गरीब बच्चे थे वो अधिक से अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेने लगे और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिली, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। तो मित्रों, जो ये कार्यक्रम चलाया गया, इस कार्यक्रम के द्वारा जो जातिगत पूर्वाग्रह थे उसको भी कम करने में सहायता मिली। ऐसा इसलिए था मित्रों, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो ऐसे भी हैं कि भोजन का पकाने के लिए दलित महिलाओं को भी काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में सहायता की, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते थे और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। तो मित्रों, जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम था इसके द्वारा निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटने में भी सहायता मिली, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आ जाते थे, जिसके कारण से वो पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं, जहां गरीबों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो मित्रों, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम द्वारा निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ गई, लेकिन फिर भी देश में वे स्कूल जहां पर अभी भी अमीरों के बच्चे जाते हैं और उन स्कूलों से बहुत ही अलग है जहां पर गरीब के बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो इन दोनों के विद्यालय में अभी भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिसमें दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। तो मित्रों, हमारे भारतीय संविधान में समानता का उल्लेख होने के बावजूद भी आज भी हमारे देश में कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों के ऐसा असमान स्थिति में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अन्य लोकतंत्रों में समानता के क्या मुद्दे हैं। तो विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दों पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों के कुछ समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। तो मित्रों, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग रहते थे जिनके पूर्वज गुलाम थे और ये अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों के बीच कुछ समान अधिकार दिलाने के आंदोलन हुए थे। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। तो मित्रों, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग रहते थे उनके साथ असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। जैसे देख सकते हैं कि बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। तो मित्रों, यदि अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग बस से यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। यदि जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना भी पड़ता था। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी एक सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। तो मित्रों, जो रोजा पार्क्स थी एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी और 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके वो थक चुकी थी। जैसे ही बस में उन्होंने बैठा तो एक सीट पर वो बैठ गई थी, लेकिन जैसे ही गोरा आदमी एक आता है तो वह अपनी एक सीट देने से उसे मना कर देती हैं। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन अर्थात सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया है। तो मित्रों, जिस दिन रोजा पार्क्स ने
अपनी एक सीट देने से इनकार कर दिया तो अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो जाता है, जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन अर्थात सिविल राइट्स मूवमेंट कहा गया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया गया। तो मित्रों 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम द्वारा नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। तो मित्रों 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम द्वारा यह भी कहा गया कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से इन्हीं लोगों के लिए खोले गए थे। अगला पॉइंट देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना और अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होगी। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे, यह भी कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। तो मित्रों ये तो थे आज के प्रमुख वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।